हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज पुश योरसेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। यानी कि आपको खुद को ही प्रेरित करना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि दूसरा कोई कर नहीं सकता और दूसरा कोई करेगा भी ना तो वो प्रेरणा आपकी थोड़े समय के लिए रहेगी। ठीक है, आप खुद को प्रेरित करो, आप ये क्यों करना चाहते हैं, क्या कारण है, आपको क्या मिलेगा, क्या हासिल होगा ये करके। ठीक है, वही प्रेरणा आपके काम आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर SSCGL 2024। In holding that a divorced Muslim woman is not barred from invoking the secular remedy of seeking maintenance under the Code of Criminal Procedure। बोल रहे हैं जब ये बात को होल्ड करा मतलब स्थापित करा, कहा किसने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा होगा। बोल रहे हैं क्या कहा कि कोई भी डिवोर्स्ड मुस्लिम महिला है वो अछूती नहीं है, वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि वो सेक्युलर रेमेडी जो होती है, सेक्युलर रेमेडी मतलब जो एक आपके हाथ में धर्म निरपेक्ष एक आपके हाथ में उपचार है। किस चीज का उपचार? कि भाई अगर कोई भी महिला है जो डिवोर्स्ड है वो अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस ले ले अंडर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है उससे अछूती नहीं है, उससे बाहर नहीं है, उसके दायरे के बाहर नहीं है, रोकी नहीं जा सकती। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज डन वेल टू क्लैरिफाई एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन concerning the impact of the 1986 law that appeared to restrict their relief to what is allowed in Muslim personal law alone। तो बोल रहे हैं कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा काम किया जब उन्होंने ये बात क्लैरिफाई कर दी। जो 1986 आपको पता है हिंदुस्तान में मुस्लिम लॉ चलता है, शरिया लॉ चलता है मुस्लिम मैरिजेस के ऊपर। ठीक है, तो वो 1986 में बढ़ाया गया था। तो बोल रहे हैं कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा काम किया जब उन्होंने क्लैरिफिकेशन कर दिया कुछ कंसर्निंग क्वेश्चंस के ऊपर जो कि 1986 के लॉ के तहत ऐसा लग रहा था कि मुस्लिम महिलाओं को बाधित करते हैं कि वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंतर्गत मेंटेनेंस नहीं ले सकती, वो मेंटेनेंस अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ ही ले सकती हैं। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ में क्या होता है कि कोई भी महिला डिवोर्स्ड या फिर जो विडो है वो मेहर की रकम, जो मेहर होता है इनमें शादियों के टाइम पे तय किया जाता है। तो दो तरीके का होता है, एक मेहर होता है जो आपको शादी के इमीडिएट बाद जो कुछ इनहेरिटेंस मिलती है, ठीक है वो। और दूसरा मेहर होता है कि इन केस अगर डिवोर्स हो जाए या बंदा की डेथ हो जाए या फिर कुछ और कारण है कि बंदा चला गया, कहीं मिल नहीं रहा, 4 साल तक पता नहीं चला, तो वो उन रीजंस में औरत को मेहर दिया जाता है जो कि प्री डिटर्मेंट होगा, पहले ही तय किया गया होगा, शादी के समय तय किया गया जाता है कि इतना मेहर की रकम है। राइट, तो अब वो कह रहे हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत वो बाधित नहीं है कि वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंतर्गत अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस ना ले सकें, वो मेंटेनेंस ले सकती हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उनको मेंटेनेंस तब तक ही मिलता है जब तक उनकी दोबारा शादी ना हो जाए। राइट, जैसे ही उनकी दोबारा शादी होगी उनका वो मेंटेनेंस खत्म हो जाता है। लेकिन अब अपने इसमें क्या है कि शादी अगर नहीं होती है उससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि सपोज करो अगर बच्चा है तो बच्चे के लिए वो जब तक वो बच्चा स्टेबल नहीं हो जाता वो वुमेन उनसे डिमांड कर सकती है मेंटेनेंस। The enactment of Muslim Women Protection of Rights on Divorce Act 1986 was a watershed moment that is seen as having undermined the country's secular ethos by seeking to nullify a court judgment in the Shah Bano case 1985। बोल रहे हैं कि जो मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन राइट्स और प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 बनाया गया था, वो एक वाटरशेड मूवमेंट था। वाटरशेड मूवमेंट मतलब मील का पत्थर, बहुत ही टर्निंग पॉइंट था जब उसको देखा जा रहा था कि ये अंडरमाइन करता है, कमजोर करता है देश का जो एक सेक्युलर यानी कि धर्म निरपेक्ष जो सिद्धांत है उसको कमजोर करता है, क्योंकि इसके जरिए कोर्ट का एक शाहबानो केस का जजमेंट था, उस 1985 का कोई शाहबानो केस था, उसको नलीफाई कर दिया था इस एक्ट के तहत में, विच अलाउड अ डिवोर्स women to apply for maintenance from a magistrate under section 125 of the CRPC। क्योंकि
इससे पहले क्या हुआ था, इसमें शाहबानो केस में उनको किसी भी डिवोर्स महिला को मजिस्ट्रेट से मेंटेनेंस की डिमांड अंडर 125 ऑफ सेक्शन सीआरपीसी वो कर सकती थी, बट फिर ये मुस्लिम वुमेन एक्ट बना दिया गया जिसकी वजह से उनको ये हक से बाहर रखा गया। Subsequently, the 1986 law was upheld by a constitution bench in 2001 after coming close to declaring its provision unconstitutional for discriminating against Muslim women। बोल रहे हैं फिर उसके बाद में 1986 जो लॉ है उसको बनाए रखा गया, बरकरार रखा गया एक संविधान बेंच के द्वारा 2001 में जो गठित की गई, क्योंकि वो भी तब जब वो एकदम पास आ चुके थे, वो डिक्लेयर करने ही वाले थे इस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कि भी मुस्लिम महिलाओं के अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन होता है इस लॉ के तहत में, बट पता नहीं फिर किन कारणों की वजह से उन्होंने इस लॉ को जारी रखा, बनाए रखा। The act was declared valid after the bench read it down in such a way as not to foreclose the secular remedy for Muslim women। तो बोल रहे हैं क्यों वो एक्ट जारी रखा, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बनाया गया, क्योंकि जो बेंच थी उसने बोला कि भाई इसका मतलब ये नहीं है, इस एक्ट का मतलब ये नहीं है कि भाई मुस्लिम वुमेन को ये रोक देगा कोई भी सेक्युलर हथियार, सेक्युलर जो रास्ता है वो इख्तियार करने से। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई मुस्लिम वुमेन इस लॉ के अंदर में आती है तो वो सीआरपीसी के लॉ के अंतर्गत में अपने आप को कुछ प्रोटेक्शन नहीं डिमांड कर सकती, वो कर सकती है। डजंट मीन कि अगर उसके ऊपर मुस्लिम वुमेन एक्ट लग रहा है तो वो इस लॉ का फायदा नहीं उठा सकती, सीआरपीसी का फायदा नहीं उठा सकती, उठा सकती है। सेवरल हाई कोर्ट जजमेंट्स टुक डिफरेंट व्यूज ऑन वेदर मुस्लिम वुमेन शुड अवेल ऑफ सेक्शन 3 ऑफ द 1986 एक्ट और सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी। फिर अलग अलग हाई कोर्ट की जजमेंट्स आई, उनमें अलग अलग वर्डिक्ट्स आए, क्योंकि अलग अलग जजेस हैं, सबके ओपिनियन अलग अलग होते हैं और पर्सनल ओपिनियन से अनबायस्ड कभी भी कोई फैसला नहीं रह सकता। ठीक है, हर एक व्यक्ति का अपना पर्सनल ओपिनियन होता है और उसी के बेस के ऊपर, उसी की बायसनेस के ऊपर वो अपने जजमेंट सुनाते हैं, जो कि होना नहीं चाहिए बट होता है। ठीक है, तो अलग अलग हाईकोर्ट के जजमेंट्स आए जिनमें अलग अलग ओपिनियन रहे अलग अलग जजेस के मुस्लिम वुमेन के इस एक्ट के ऊपर कि क्या उनको सेक्शन 3 ऑफ 1986 एक्ट के तहत में बेनिफिट मिलना चाहिए या सेक्शन ऑफ 125 ऑफ सीआरपीसी के तहत में उनको बेनिफिट मिलना चाहिए। The latest verdict by a bench of Justice B.V. Nagarathna and Justice Augustine George Masih settles this question by holding that codification of a Muslim woman's right in the 1986 Act, including the right to maintenance during the iddat period, provision for a dignified life until she remarries। बोल रहे हैं कि फिर अब जो लेटेस्ट वर्डिक्ट आया किसकी बेंच के द्वारा, जस्टिस बीवी नागराथना और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच द्वारा, इसने बहुत लंबे समय से जो एक सवाल उठ रहा था उसको सेटल कर दिया, उसका समाधान निकाल दिया। क्या था कि कोडिफिकेशन मतलब क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर करना कि भाई मुस्लिम महिला के अधिकारों को जो 1986 के अंदर में कोड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है, उसके अंदर ये भी शामिल है कि कोई भी महिला इद्दत के समय के लिए, इद्दत का टाइम पीरियड मतलब वो टाइम पीरियड जब तक उस महिला की दोबारा शादी नहीं होती, उस टाइम पीरियड तक के लिए उसको एक डिग्निफाइड सम्मानजनक जिंदगी जीने का अधिकार है। जब तक उसकी दोबारा शादी नहीं होती तब तक उसको सम्मानजनक जिंदगी जीने का अधिकार है, जो कि राइट है उसके एक्स हस्बैंड का या जो पास अवे हो चुके हैं हस्बैंड उनका, कि उनकी तरफ से उनको मेंटेनेंस दिया जाए। एंड रिटर्न ऑफ मेहर एंड डाउरी was only in addition to and not in derogation of her rights to seek maintenance like a woman of any other religion। और जो मेहर की रकम उनको वापस की जाती है या दहेज की चीजें उनको वापस की जाती हैं वो एडिशनल है, वो रिप्लेसमेंट नहीं है, डेरोगेशन नहीं है, क्योंकि वो मेंटेनेंस नहीं डिमांड करेंगी इसलिए हम उनको मेहर की रकम या डाउरी की रकम दे देंगे। ये रिप्लेसमेंट नहीं था, ये एडिशन था कि आपको उनका दहेज, उनकी मेहर की रकम देनी है और मेंटेनेंस भी देना है, अगर कोई जैसे कि किसी भी दूसरे धर्म की महिला को मिलता है। ठीक है, Justice Masih in his main opinion concludes that both the personal law provision and the secular remedy for seeking maintenance ought to exist in parallel in their distinct domains। बोल रहे हैं
कि जस्टिस मसीह का ओपिनियन जो था, अपने मेन ओपिनियन में उन्होंने कंक्लूड करा कि जो दोनों पर्सनल लॉ प्रोविजन है या सेक्युलर रेमेडी फॉर सीकिंग मेंटेनेंस है, ये दोनों एग्जिस्ट करेंगे पैरेलल में इन देयर डिस्टिंक्ट डोमेन्स, अपने अपने दायरे के अंदर है कि ये दोनों एक्ट कार्य करेंगे। ऐसा नहीं है कोई महिला मुस्लिम एक्ट के अंतर्गत आ गई तो उसको सीआरपीसी नहीं मिल सकता, या सीआरपीसी के अंदर आ गई तो उसको मुस्लिम लॉ के अंदर में नहीं चीजें बेनिफिट्स मिल सकते, ठीक है, अगर वो मुस्लिम है तो। while the CRPC may be invoked by a woman if she was unable to maintain herself, उन्होंने कहा कि सीआरपीसी कोई भी महिला बोल सकती है, डिमांड कर सकती है सीआरपीसी के तहत में मेंटेनेंस, अगर वो खुद को नहीं मेंटेन कर सकती, खुद को मेंटेन करने में कैपेबल नहीं है। The 1986 Act makes it a Muslim husband's obligation to provide for his divorced wife and her children up to a certain point। 1986 का जो एक्ट है उसमें एक मुस्लिम हस्बैंड की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी डिवोर्स्ड वाइफ और बच्चों को एक सर्टेन पॉइंट तक, यानी कि इद्दत के पीरियड तक उनको मेंटेनेंस देता रहे, ठीक है, उनकी जिम्मेदारी बनती है। जस्टिस नागरत्ना इन हर concurring opinion looks at the social purpose behind the provision for maintenance in the CRPC। बोल रहे हैं जस्टिस नागरत्ना जो हैं वो क्या करते हैं, अपने इसी से सहमति रखने वाले, अग्रीमेंट करने वाले ओपिनियन में बोलती हैं कि भाई जो सामाजिक ढांचा तैयार किया गया था, जो सामाजिक कारण था इस प्रावधान के बनाने का, मेंटेनेंस के प्रावधान के बनाने का सीआरपीसी अंतर्गत, वो ये था, नेमली दैट इट एम्स टू प्रिवेंट वेग्रेंसी अमंग वुमेन बाय कंपेलिंग द हस्बैंड टू सपोर्ट हिज वाइफ। वो ये था, वेग्रेंसी मतलब भटकना, दर दर भटकना, बिना घर के होना, होमलेस होना। तो बोल रहे हैं उसका उद्देश्य ये था, मेंटेनेंस देने का उद्देश्य ये था कि कोई भी महिला जो है वो दर बदर ना भटकती रहे, उसके हस्बैंड को मजबूर किया गया, बाध्य किया गया कि अपनी वाइफ को सपोर्ट करे, ठीक है। The 1986 Act codified the right available to a divorced Muslim woman in personal law। जो 1986 एक्ट है वो क्या करता है, सिस्टमाइज करता है, अरेंज करता है जो भी अधिकार डिवोर्स मुस्लिम महिला को मिलेंगे उनको पर्सनल लॉ के अंतर्गत वो डाल देता है। दिस राइट इज इन एडिशन टू एंड नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द राइट्स अवेलेबल इन द एग्जिस्टिंग लॉ। तो बोल रहे हैं ये जो पर्सनल लॉ के अधिकार हैं ये एडिशनल है, ये एक्स्ट्रा अधिकार उस महिला को मिल रहे हैं, मुस्लिम महिला को मिल रहे हैं, जो हमारे देश का एक सीआरपीसी का कानून है उसके अंतर्गत जो अधिकार मिल रहे हैं उससे एक्स्ट्रा उसको मिल रहे हैं, उसकी एवज में नहीं मिल रहे, उसकी जगह पे नहीं मिल रहे, उसके साथ में मिलेंगे। यानी कि मुस्लिम वुमेन लॉ भी चलेगा, प्लस उनको सीआरपीसी के तहत भी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो एडिशनल है, इसको हटा के ये मिलेगा, इसकी जगह पे नहीं मिलेगा, इसके साथ मिलेगा। द वर्डिक्ट इज अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ कोर्ट यूजिंग हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन टू एक्सपैंड द स्कोप ऑफ राइट्स एज वेल एज टू सेक्युलराइज एक्सेस टू रेमेडीज। बोल रहे हैं ये जो फैसला है ये बहुत अच्छा उदाहरण है कि किस तरीके से कोर्ट जो है सौहार्दपूर्ण तरीके से किसी भी इंटरप्रिटेशन को समझ सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके दायरे को बढ़ा सकते हैं अधिकारों के तहत के लिए, अधिकारों के लिए, जबकि सेक्युलराइज भी कर सकते हैं किसी भी उपचार को, किसी भी हल को। सेक्युलराइज करना मतलब धर्मनिरपेक्ष बनाना। In the process, the court has also neutralized the perception that the right of Muslim women to seek maintenance under secular provisions stood extinguished since 1986। बोल रहे हैं कि इसी प्रक्रिया में कोर्ट ने ये भी न्यूट्रलाइज कर दिया, ये भी बात सामने कर दी कि जो लोगों के अंदर धारणा बनी हुई थी कि भाई जो मुस्लिम महिलाओं के अधिकार हैं मेंटेनेंस के सेक्युलर प्रोविजन के अंदर, वो 1986 के बाद से खत्म हो गए हैं। कुछ लोगों के मन में ये धारणा थी कि 1986 का जो लॉ बन गया उसके बाद में हमें मुस्लिम महिलाओं को कोई भी जो मेंटेनेंस है वो देने की जरूरत नहीं है। इस परसेप्शन को, इस धारणा को भी कोर्ट ने निष्कासित कर दिया, निष्प्रभावशाली बना दिया, ठीक है, न्यूट्रलाइज कर दिया। तो ये था पैसेज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, द एनैक्टमेंट ऑफ द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स डिवोर्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 डैश
अब ये क्यों था? वॉज सोनली बेस्ड ऑन अपहोल्डिंग द सेक्युलर ट्रेडिशंस ऑफ द कंट्री, कि भाई उसमें सेक्युलर ट्रेडिशन को बनाए रखा जाएगा, इसी के आधार पे ये दिया गया था। तो ये इनकरेक्ट है, उसी के आधार पे नहीं दिया गया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप इससे जो सेक्युलर लॉज है उसको हटा देंगे। allowed only the provision of Muslim personal law to govern maintenance, इनकरेक्ट है। गवर्न मेंटेनेंस की केवल मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत ही औरत मेंटेनेंस डिमांड कर सकती है। डिड नॉट प्रिक्लूड अ डिवोर्स्ड वुमेन फ्रॉम सीकिंग मेंटेनेंस अंडर सेक्युलर लॉ, बोल रहे हैं इसमें किसी भी महिला को बाध्य नहीं किया जा सकता, बाहर नहीं रखा जा सकता कि कोई भी डिवोर्स महिला जो है वो सेक्युलर लॉज के अंतर्गत मेंटेनेंस ना डिमांड कर सके। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। जस्टिस नागरत्ना emphasized that the provision for maintenance in the CRPC aims to, बोल रहे हैं जस्टिस नागरत्ना ने इस बात के ऊपर जोर दिया कि ये जो मेंटेनेंस का प्रावधान सीआरपीसी के तहत था, ये क्यों था? वो इसलिए था कि ताकि औरत को दर बदर ना भटकना पड़े, इसलिए हस्बैंड को मजबूर किया गया कि वो अपनी वाइफ को सपोर्ट करे। सपोर्ट ओनली दोज वुमेन हु आर लीगली मैरिड, इनकरेक्ट है। इंश्योर अ मिनिमल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर वुमेन, इनकरेक्ट है। prevent vagrancy among women by compelling the husband to support his wife, option C is correct। vagrancy का मतलब होता है दर बदर भटकना। From the passage, it can be inferred that all of the following are true about the rights of Muslim women under the secular laws, except that, कि सारी बातें सही हैं एक बात को छोड़ के। They can seek maintenance under the code of criminal procedure, करेक्ट है ना, इसी के ऊपर सारा पैसेज बताया गया। They are required to seek maintenance only under Muslim personal law, इनकरेक्ट है। यही बात लोगों के जहन से निकाली गई, यही बात स्पष्ट की गई कि मुस्लिम महिला होने का मतलब ये नहीं है कि वो केवल इसी लॉ के अंतर्गत अपने डिमांड्स रख सकती हैं, वो सीआरपीसी के तहत अपनी डिमांड रख सकती हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है वो एडिशनल है सीआरपीसी के, वो रिप्लेसमेंट नहीं है सीआरपीसी का, ठीक है। Which one of the following statements best summarizes the author's position on the rights of Muslim women to seek maintenance under secular laws? बोल रहे हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो ऑथर का जो स्टांस है मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के प्रति कि भाई वो मुस्लिम वुमेन जो है वो मेंटेनेंस सेक्युलर लॉज के तहत में ले सकती हैं नहीं ले सकती, उसके बारे में ऑथर का क्या स्टैंस है। तो देखो ऑथर ने कहा कि ऑथर ने सीधी सी बात कही कि लॉ के तहत में उनको दोनों लॉज के अंतर्गत आना चाहिए, इसमें ऐसा नहीं है कि आप उसको रिप्लेसमेंट के तौर पे इस्तेमाल करें। The rights of Muslim women to seek maintenance are adequately covered under Muslim personal law alone, incorrect है। Secular laws like the CRPC should not be applicable to Muslim women after the 1986 Act, ऐसे तो राइटर ने नहीं कहा ना, क्योंकि उन्होंने बोला कि कोर्ट ने बहुत सही तरीके से इस कन्फ्लिक्ट को दूर कर दिया। तो जब उन्होंने सही तरीके से बोला दैट मीन्स वो इस फैसले के फेवर में है, अगेंस्ट में नहीं है। Muslim women should rely exclusively on judicial system for their rights rather than legislative measures, incorrect है, क्योंकि लॉज बनाए ही इसलिए जाते हैं कि हर छोटी बड़ी चीज के लिए आपको जुडिशरी का दरवाजा ना खटकाना पड़े। जो लॉज हैं उनके बेसिस पे जो आपके अफसरशाह हैं आपके एरिया में वो आपके मैटर्स को रिजॉल्व कर सके, इसीलिए लॉज बनाए जाते हैं और बायलॉज बनाए जाते हैं। Muslim women have a clear right to seek maintenance under secular laws in addition to any provision under Muslim personal law, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। In the passage, the word concurring is a synonym for, concurring का मतलब होता है agreement, ठीक है, किसी चीज से अग्री करना, राइट क्योंकि जो जस्टिस मसीह हैं उन्होंने भी अग्रीमेंट दिखाया था इस बात को लेकर, राइट, तो उनके अग्रीमेंट को लेकर ये बात कही गई थी। फर्स्ट है ओपोजिंग, ओपोजिंग मतलब विद्रोह करना, तो कॉन्करिंग का मतलब विद्रोह करना तो नहीं होता, हमें सिनोनिम बताना है ना, तो सिनोनिम तो मतलब उसके साथ वाला सब शब्द होएगा। अग्रीइंग मतलब सहमत होना, ऑप्शन बी इज करेक्ट। डेफरिंग, डेफरिंग मतलब होता है अलग कुछ डिसीजन रखना, अलग कुछ सोचना। इनिशिएटिंग यानी किसी चीज की शुरुआत करना। Everyone who is human has a spiritual dimension, जो भी इंसान है उसके अंदर कुछ ना कुछ आध्यात्मिक डायमेंशन है, चाहे वो ईश्वर को माने, अल्लाह को माने, भगवान को माने, किसी भी चीज को माने, या चाहे वो इन सब चीजों को ना मान के यूनिवर्स की वाइब्रेशंस को माने, लेकिन कुछ ना कुछ धार्मिक एंगल है, स्पिरिचुअल एंगल है, परमात्मा आत्मा वाला एंगल है।
विदाउट अ स्पिरिचुअल डायमेंशन इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू सॉल्व डिफिकल्टीज। बिना इस परमात्मा वाले एंगल के हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि हम अपनी परेशानियों को सॉल्व कर सकें। इफ यू हैव अ गुड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस यू आर नो लॉन्गर अफ्रेड बिकॉज यू नो हाउ टू डैश डिफिकल्टीज एंड कैन मीट एनी सिचुएशन विद काम एंड पीस। बोल रहे हैं कि अगर आपके स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अच्छी है तो आप कुछ भी नहीं डरेंगे, क्योंकि आपको पता है कि डिफिकल्टीज को कैसे टैकल किया जाए और आप कैसे किसी भी सिचुएशन से बहुत शांति से आराम से डील कर सकें। A good Buddhist practitioner should be able to handle feelings of pain and dash or strong emotions like fear, anger and hate। बोल रहे हैं एक अच्छा बुद्धिस्ट प्रैक्टिशनर मान लो अगर कोई है तो वो दर्द की, खुशी की या फिर बड़े स्ट्रॉन्ग इमोशंस, डर की, गुस्से की, नफरत की, इन सभी फीलिंग्स को बहुत आराम से अच्छे से हैंडल कर लेता है। ही शुड बी एबल टू यूज द प्रैक्टिस ऑफ डीप लिसनिंग टू रिस्टोर कम्युनिकेशन एंड जनरेट अ फीलिंग ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस। बोल रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए, वो इस लायक हो कि वो आराम से बात को सुने, गहराई से सुने, कम्युनिकेशन को वापस से स्थापित करे, फीलिंग, खुशी की फीलिंग, हैप्पीनेस की फीलिंग को रिस्टोर करे। ठीक है। डैश ही वॉन्ट्स टू, जो वो चाहते हैं करना। मैनी डिस्क्राइब गॉड इन टर्म्स ऑफ लव बट फ्रेंच राइटर एंड्रे गाइड डिस्क्राइब गॉड एज हैप्पीनेस। बोल रहे हैं बहुत सारे लोग जो है भगवान को प्यार के नाम से संबोधित करते हैं कि ईश्वर का मतलब है प्यार, लेकिन फ्रेंच राइटर है एंड्रे गाइड, उन्होंने भगवान को खुशी के नाम से डिनोट किया है। उन्होंने कहा है कि ईश्वर का मतलब है खुशी। If God is available 24 hours a day, then it should be possible to get in touch with happiness at any time of the day। बोल रहे हैं अगर भगवान 24 घंटे में अवेलेबल है हमारे लिए, हम उनको अपनी हर बात बता सकते हैं, कोस सकते हैं, खुश हो सकते हैं, धन्यवाद दे सकते हैं, तो फिर हमारे पास में ये भी अधिकार, ये भी पॉसिबल होना चाहिए कि भाई हम खुशी भी दिन के किसी भी समय में जब हम चाहे तब एक चुटकी बजाते हमें खुशी मिल जाए। बट हाउ टू गेट इन टच विद इट, लेकिन इस खुशी से कैसे, इस खुशी को हासिल किया जाए, कैसे उसके पास पहुंचा जाए। इफ वी ब्रीद इन डैश एंड बी अवेयर ऑफ आवर इन ब्रीथ, अगर हम सांस अंदर लें, ब्रीद इन एयर करेंगे, सांस अंदर लें और हम ये जाने कि हम सांस अंदर ले रहे हैं, हमें इस बात की चेतना हो कि हम सांस अंदर ले रहे हैं। यू ब्रिंग द माइंड होम टू योर बॉडी एंड व्हेन योर माइंड इज विद द बॉडी यू आर ट्रूली देयर। बोल रहे हैं तब आप जब ऐसा करते हैं, इस तरीके का अभ्यास करते हैं कि आपको पता है कि आप इस वक्त कहाँ सांस ले रहे हैं, गहरा सांस ले रहे हैं। कभी कभी होता है, आपने देखा होगा कि आपने ध्यान से काम कर रहे हैं तो आप एकदम तेजी से सांस ले रहे होते हैं या फिर एकदम धीरे, लेकिन आपको पता नहीं होता, ऑल ऑफ अ सडन आपका ध्यान जाता है कि ये मैं कैसे सांस ले रहा हूँ। राइट। तो अगर आपको 24/7 इस चीज का अवेयरनेस है, इस चीज की चेतना है कि आप किस तरीके से सांस ले रहे हैं, आप क्या हरकत कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका दिमाग जो है आपके मस्तिष्क के अंदर है, आपके शरीर के अंदर है, और जब तन और मन एक साथ होंगे तब आप उस जगह पे प्रेजेंट होंगे, लिविंग फुल्ली इन हेयर एंड नाउ, और आप पूरी तरीके से अभी के पल को अभी जी रहे होंगे। इन ऑर्डिनरी लाइफ वेरी ऑफन आवर बॉडी इज देयर बट आवर माइंड इज एल्सवेयर। आमतौर पे क्या होता है, कोई हमसे बात कर रहा है, हम तो सोच सुन रहे हैं उसकी बात, हमारा शरीर तो सुन रहा है, लेकिन हमारा दिमाग, मम्मी इस वक्त शायद ना पकौड़े बना रही होंगी, यार फलाना बंदा यहाँ पे है नहीं तो वो पक्का पिक्चर देखने गया होगा, उसने बोला था कि ये पिक्चर लगने वाली है, वो तो पिक्चर देखने गया, मुझे नहीं लेकर गया। हमारे किसी ना किसी ख्याल में हम उलझे हुए होते हैं। ठीक है। हमारा दिमाग कहीं और होता है। वी आर कॉट इन सॉरो और रिग्रेट ऑफ पास्ट, या तो हम कई बार अपने ही पुराने जीवन की चीजों को सोच के दुखी हो रहे होते हैं कि भाई मैंने ये कर दिया था उस टाइम, मैंने ऐसे बोल दिया था, फलाने ने मुझे ऐसे बोल दिया, मेरा ये पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ, हम उन चीजों को सोच रहे होते हैं। और वी आर कॉट इन द फियर एंड डैश कंसर्निंग द फ्यूचर, या फिर हम अपने भविष्य के लिए डर और चिंता में जूझे होते हैं। वी आर कॉट इन आवर प्रोजेक्ट्स, हम किसी ना किसी चीज में उलझे होते हैं। आवर माइंड इज नॉट देयर विद आवर बॉडी, तो हमारा दिमाग जो है हमारे शरीर के साथ में होता नहीं। वी आर नॉट ट्रूली देयर, तो इसका मतलब है कि हम असल में वहां पे नहीं होते। जिस जगह पे हमारा तन है उस जगह पे हमारा मन नहीं है, मतलब हम खुद वहां नहीं। इफ यू हैव अ गुड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस यू आर नो लॉन्गर अफ्रेड बिकॉज यू नो हाउ टू डील विद मतलब निपटना, जूझना, कठिनाइयों का सामना करना। कॉन्ट्रास्ट विद मतलब क्या होता है, तुलना करना, मतभेद करना। कोलाइड मतलब होता है किसी चीज से टकराना। एसोसिएट मतलब किसी चीज से जुड़ना। तो यहाँ पे डील करने की बात की जा रही है डिफिकल्टी से, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। A good Buddhist practitioner should be able to handle feelings of pain,
एंड डैश डिस्पर्शन, डिस्पर्शन मतलब किसी चीज को फैला देना। डेस्परेट, डेस्परेट मतलब बड़ा ही परेशान। डिप्रेसिंग, डिप्रेसिंग मतलब उदासी लाना। और डिस्पेयर, डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा, हताशा। ठीक है, तो दर्द और निराशा से जूझने में मदद करती है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। He should be able to use practice of deep listening to restore communication and generate a feeling of joy and happiness dash he wants to, where he जहां पे उसको चाहिए, when जब उसको चाहिए, wherever जहां कहीं भी उसको चाहिए, whenever जब कभी भी उसको चाहिए। सो ऑप्शन डी जब कभी भी उसको चाहिए तो होगा। If we breathe in day dash and be aware of our in breath, तो जब हम बात अवेयरनेस की कर रहे हैं साथ सांस को लेके, तो हम क्या बात कर रहे हैं, माइंडफुलनेस की बात कर रहे हैं, यानी कि आपका दिमाग जो है वो सोच विचार के सांस ले रहा है। तो बेसिकली मतलब कि मूलभूत तरीके से, बेसिकली आधारभूत तरीके से, माइंडफुली मतलब ध्यान पूर्वक, सुपरफिशियली मतलब आर्टिफिशियली, ठीक है, और मिनिमली मतलब सबसे न्यूनतम स्तर पे। तो यहाँ पे माइंडफुली की बात की जा रही है क्योंकि अवेयरनेस शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। वी आर कॉट इन सॉरो और रिग्रेट ऑफ पास्ट, और वी आर कॉट इन द फियर एंड डैश। अब फियर के साथ में क्या होगा, नेगेटिव टर्म होगी, प्रोस्पेंसिटी यानी कि प्रवृत्ति, डिस्पैरिटी मतलब असमानता, फ्रेल्टी, फ्रेल्टी मतलब कमजोरी, अनसर्टेनिटी अनिश्चितता। तो डर और अनिश्चितता के अंदर हम लिपटे हुए होते हैं, उलझे हुए होते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। द रिविलेशन, रिविलेशन मतलब किसी चीज का उजागर होना। अ प्रोफाउंड बहुत ही मजबूत, लॉ एनफोर्समेंट सेटअप कानून का जो पालन करने वाला सेटअप है, दैट सेवन की साथ पुलिस ऑफिसर्स ऑफ, कि पुलिस ऑफिसर्स किसके, ऑफ सॉर्ट डिमोशन, उनको डिमोट कर दिया गया। क्राइसिस किसी परेशानी की वजह से, एलिमेंट्स अंडरस्कोर्स ये परेशानियां, ये जो गलतियां हैं ये हाईलाइट करती हैं ड्यू टू स्ट्रेस रिलेटेड, स्ट्रेस रिलेटेड परेशानियों से, इन द स्टेट्स सरकारों में, हरियाणा है, हरियाणा ने। तो बोल रहे हैं कि ये जो बात उजागर हुई, क्या बात उजागर हुई, कि 7 पुलिस ऑफिसर्स ने, द रिविलेशन फर्स्ट दैट 7 पुलिस ऑफिसर्स ऑफ, कहाँ के पुलिस ऑफिसर्स, अब किसी जगह की होगी, हरियाणा, हरियाणा हैव, अब उन्होंने क्या किया है, इन्होंने डिमांड करी है डिमोशन की, सॉर्ट डिमोशन, उन्होंने डिमोशन की डिमांड करी है ड्यू टू, किस वजह से, स्ट्रेस का हवाला देते हुए, स्ट्रेस रिलेटेड एलिमेंट्स परेशानियों का हवाला देते हुए। ये हाईलाइट करता है, क्या हाईलाइट करता है, कि भाई बहुत बड़ा, बहुत बड़ा क्या है, यहाँ पे क्राइसिस है, परेशानी है, उत्पन्न हो चुकी है, क्राइसिस है, किसमें, इन दी स्टेट्स सरकारों में, किसको लेके, लॉ एनफोर्समेंट को लेके। ठीक है, तो हमारा पूरा सेंटेंस क्या होगा, ए, ए आ रहा है, सभी में ही ए आ रहा है, ए के बाद में सेकेंड स्टेटमेंट आएगा डी, सब में डी आ रहा है, ए डी, थर्ड स्टेटमेंट है ई, ए डी ई, यहाँ पे सी आ रहा है, यहाँ पे ई आ रहा है, बी सी, तो ये यानी कि ऑप्शन बी वाला करेक्ट। अब चेक करते हैं, ए डी ई थर्ड, फोर्थ आएगा हमारा के, फिफ्थ आएगा एफ, सिक्स्थ आएगा आई, सेवेंथ आएगा हमारा स्टेटमेंट एच, एट्थ स्टेटमेंट आएगा बी, नाइन्थ स्टेटमेंट आएगा जी, और 10th स्टेटमेंट आएगा जे, 11th स्टेटमेंट आएगा सी। ठीक है, यही आ रहा है, ए डी ई के एफ आई एच बी जी। ध्यान से करना, थोड़ा बड़ा स्टेटमेंट है, कंफ्यूजिंग है।
Despite the professor's best efforts to explain the complex theory, it took me a while to decipher the meaning of the text. बोल रहे हैं हालांकि प्रोफेसर ने बहुत अच्छे तरीके से अपने बेहतरीन प्रयास करे उस थ्योरी को समझाने के लिए, लेकिन मुझे काफी समय लग गया उस टेक्स्ट का, जो रिटन चीज है, ये जो जैसे ये रिटन स्टेटमेंट है, इसका मतलब समझने में। डिसाइफर करना मतलब इसके मीनिंग को समझना, इसके मीनिंग को, इसको डिसाइफर करना यानी कि इसको इंटरप्रेट करने में मुझे काफी समय लग गया। तो फर्स्ट सिनोनिम बताना है हमें। फर्स्ट वर्ड है इंटरप्रेट। इंटरप्रेट का मतलब यही होता है डिसाइफर करना, मीनिंग समझना। प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट मतलब पहले किसी चीज की भविष्यवाणी कर देना। कंसील, कंसील मतलब किसी चीज को छुपाना। और फोरसी मतलब पहले ही जान जाना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इंटरप्रेट इज करेक्ट। द डॉक्टर न्यू that Ravindra would recover from dengue soon and do the kind of work he was doing before. अब यहाँ पे was doing को हमें चेंज करना है। तो बोल रहे हैं कि डॉक्टर को पता था कि रविंद्र ठीक हो जाएगा डेंगू से और जल्द ही वो जो काम पहले करता था वो करने लग जाएगा। तो वर्क ही हैड बीन डूइंग, वो करता आ रहा था वो करने लग जाएगा। ठीक है, सो क्या होगा, ही हैड बीन डन इनकरेक्ट है, वुड हैव बीन डूइंग इनकरेक्ट है, हैड बीन डूइंग जो वो करता आ रहा था वो करने लग जाएगा काम। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। द इंग्लिश ऑफन फॉट फ्रेंच। द इंग्लिश का मतलब क्या है कि अंग्रेज लोग, अंग्रेज देश के, इंग्लिश देश के जो लोग थे वो अक्सर फ्रेंच के साथ में लड़ते नहीं थे, अक्सर द फ्रेंच के साथ में लड़ते थे, क्योंकि यहाँ पे फ्रांस के लोगों की बात की जा रही है। ठीक है, तो क्या होगा, द फ्रेंच। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Why is the rotten apple being eaten by you? तुम्हारे द्वारा सड़ा हुआ एप्पल क्यों खाया जा रहा है, तुम क्यों सड़ा हुआ एप्पल खा रही हो। ठीक है, तो यू क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, और क्वेश्चन है वाई, वाई आर यू। ठीक है, वाई आर यू, अब क्या कर रही है वो, बीइंग आईएनजी फॉर्म में है, तो यानी कि ईट जो हमारा वर्ब है वो भी आईएनजी फॉर्म में आएगा। वाई आर यू ईटिंग द रॉटन एप्पल। वाई वर यू ईटिंग, आप तुम खा क्यों रही थी, पास्ट की घटना नहीं है। Why you are eating, why have you eaten, खा लिया है नहीं। Why are you eating the rotten apple? Option D is correct. डिक्टेटर्स में राइज टू पावर एंड इनॉग्रेट। डिक्टेटर्स जो है वो सत्ता में आ सकते हैं और इनॉग्रेट शुरुआत कर सकते हैं अ न्यू रिजिम, एक नए दौर की, विद ड्रामेटिक सडननेस जिसमें अचानक होने वाले भाव हो, एंड सक्सेस अंडर सुटेबल कंडीशंस, और सफलता भी हासिल लगे कुछ परिस्थितियों में। डेमोक्रेसी इज ऑलवेज एज अ स्लो ग्रोथ। डेमोक्रेसी अक्सर ही स्लो ग्रोथ होती है डिक्टेटर्स की। ठीक है, डेमोक्रेसी धीरे धीरे डिक्टेटरशिप में बदल जाती है। डेमोक्रेसी इज ऑलवेज अ स्लो ग्रोथ डिक्टेटर्स may rise to power and inaugurate a new regime with dramatic suddenness and success under suitable conditions. ठीक है, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, तो अरेंजमेंट बन रहा है डी ए, डी सी, डी ए, बी सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग यू डैश एडजर्न फॉर द फ्यूचर। हैप्पीनेस कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप फ्यूचर के लिए एडजर्न कर दे, यानी कि टाल दे। तो सिनोनिम क्या होएगा एडजर्न का, टालना। डेसिमेट मतलब खत्म कर देना। रेजुवनेट, रेजुवनेट मतलब नई एनर्जी, नया पुनर् किसी चीज का निर्माण करना। कॉन्स्टिट्यूट मतलब गठन करना। और पोस्टपोन, पोस्टपोन मतलब टाल देना। तो यहाँ पे ऑप्शन डी पोस्टपोन इज करेक्ट, मीनिंग सिनोनिम फॉर एडजर्न। The fields are full of crops existing in large quantities. जो खेत हैं वो भरे हुए हैं भारी मात्रा में क्रॉप्स से। तो अब हमें भारी मात्रा में क्रॉप्स नहीं बोलना है, भरपूर मात्रा में बोलना है कि प्रचुर मात्रा में है। सफिशिएंट मतलब काफी मात्रा में है, जितना चाहिए उतना है। लिमिटेड थोड़ी सी मात्रा में है। कस्टमाइज्ड जरूरत के अनुरूप हमने उसको लगाया है, उतने तरीके से है। अबंडेंट यानी कि प्रचुर मात्रा में, तो यहाँ पे क्या है, अबंडेंस में है। सो दैट आर अबंडेंट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब यहाँ पे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है। देखो, फुलफिलिंग, फुलफिल, फुलफिल्ड, फुलफिल। ठीक है, सब में फुलफिल जो है एक वर्ड इनकरेक्ट है ना, तो फुलफिल के स्पेलिंग देखो, फुल यहाँ पे सिंगल एल के साथ में लिखा है, सिंगल एल, सिंगल एल, लेकिन यहाँ पे डबल एल के साथ में लिखा है। यानी कि हमें समझ में आ गया कि फुलफिल में जब बात करेंगे तो सिंगल एल आएगा, पर यहाँ पे डबल एल है, तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। हेजिटेट, हेजिटेट मतलब झिझकना। ठीक है, किसी तरीके का डर होना, झिझक होना। इसका सिनोनिम क्या होएगा, हेस्ट। हेस्ट का मतलब होता है जल्दी।
स्टम्बल मतलब गिरना, ठोकर लग के गिरना। डिथर मतलब संकोच करना। हैसल मतलब परेशानी। तो यहाँ पे संकोच किससे हो जुड़ा हुआ है? हेजिटेट से। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एज इट इज अ रेनी सीजन इट इज रेनिंग कैट्स एंड माइस। जब बहुत भारी बारिश होती है तो उसको बोलते हैं इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, ना कि कैट्स एंड माइस। ठीक है, क्योंकि बरसात का सीजन है तो इट इज रेनिंग टाइगर्स एंड लायंस, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट। The COVID-19 outbreak has caused a global education crisis. Crisis का सिनोनिम बताना है। क्राइसिस का मतलब क्या होता है? संकट, परेशानी, तकलीफ। ठीक है। लेगेसी, लेगेसी मतलब विरासत। कैटेस्ट्रोफे मतलब कि परेशानी, संकट। इनहिबिशन, इनहिबिशन मतलब कि संकोच। होर्ड मतलब जमा करना, भंडारण करना। तो यहाँ पे कैटेस्ट्रोफे। ऑप्शन बी इज करेक्ट। A royal ceremony in which a crown is placed on the head of a new king or queen. जब किसी भी किंग या क्वीन को सिंहासन पे बिठाया जाता है, उसको सत्ता दी जाती है, तो उसको क्या बोला जाता है? ताजपोशी। हिंदी में हम बोलते हैं ताजपोशी। ठीक है, उर्दू में बोलते हैं ताजपोशी, हिंदी में बोलते हैं राज तिलक, और इंग्लिश में बोला जाता है कोरोनेशन। क्या बोला जाता है? कोरोनेशन। कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन का मतलब कोई शब्द नहीं होता। अनसेटिंग मतलब पद, अनसीटिंग मतलब पद छोड़ना। आउस्टिंग, आउस्टिंग मतलब बाहर कर देना। और कोरोनेशन मतलब राज तिलक। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। यूनिक, यूनिक मतलब बड़ा ही, ऐसी कोई चीज जो दूसरी कोई नहीं है, अलग ही है सबसे। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? जनरल मतलब जो आमतौर पे मिल जाती है। ऑर्डिनरी मतलब जो सामान्य है। एक्सक्लूसिव मतलब जो इकलौती है, अलग है, सबसे विशेष है। यूजुअल जो आमतौर पे होता है। सो ऑप्शन सी एक्सक्लूसिव इज द सिनोनिम फॉर यूनिक। The proud people forget the fact that the world is tangible. जो बड़े ही अभिमानी लोग थे वो इस बात को भूल गए कि दुनिया जो है वो नश्वर है। तो प्राउड पीपल को हम क्या बोलेंगे? अहंकारी, यानी कि हाई एंड माइटी। ठीक है। सो ऑप्शन चॉइस इनकरेक्ट है, हेड एंड शोल्डर्स इनकरेक्ट है, हाई एंड माइटी ऑप्शन सी इज करेक्ट। दैट्स ऑल। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।